LIC हाउसिंग और सर्च करूंगा तो जैसे यहाँ पे आ गए LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसको मैं ऐड सिलेक्ट कर लूंगा। इस पे पहले नीचे के बॉक्स में प्रॉपर वो शेयर पे क्लिक करूंगा, फिर बाद में ऐड सिलेक्टेड, यहाँ पे ऊपर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा स्टॉक एडेड टू वॉच लिस्ट, इसको मैं ओके कर दूंगा। फिर बाद में मुझे अगर ऐड करना है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, जैसे ये न्यूजेन सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखने लग गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऐड कर लिया, ओके। इसके बाद में मैं मुझे ऐड करना है HDFC बैंक। मैंने खाली HDFC टाइप किया और सर्च किया तो HDFC के जितने हैं वो सब यहाँ पे दिखने लगेंगे मुझे। ठीक है। सो इसमें से हमको प्रॉपर हमको कौन सा चाहिए वो सिलेक्ट करना है। मुझे HDFC बैंक चाहिए, समझो ये एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। और साथ में अगर समझो मुझे HDFC लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा और माउस से इसको सिलेक्ट करूंगा। पर इसमें ऐसे ये एट ए टाइम दो तीन सिलेक्ट नहीं होते, एक ही होता है। तो HDFC बैंक मैंने क्लिक कर दिया, ऐड। तो इस हिसाब से आप पहले अपना वॉच लिस्ट क्रिएट करोगे। वॉच लिस्ट क्रिएट करने के बाद में क्या करना है, जैसे ये मैंने जैसे ओपन किया, यहाँ पे ये ओपन हो गया। हम्म वो लिंक में से ओपन किया। मैं जाऊंगा पहले अपने यहाँ पे एटलस पे। मेरे पास में यहाँ पे कई सारे डैशबोर्ड क्रिएटेड है जो शायद आपके पास में नहीं होंगे। तो आपको सबसे पहले एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। वो डैशबोर्ड यहाँ पे जैसे ये क्रिएट न्यू डैशबोर्ड वाला जो है साइन, इस पे आप दोगे तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ टेस्ट पोर्टफोलियो। सेव कर दिया उसको, तो यहाँ पे वो नीचे चले गया मेरा वो टेस्ट पोर्टफोलियो। इसको मैंने ओपन कर लिया टेस्ट पोर्टफोलियो, और यहाँ पे अभी मेरे पास में कुछ भी नहीं है। ठीक है। कोई भी इसमें लेआउट नहीं है, वेज नहीं है। तो मैं ये जो है टेलीग्राम से मैंने जो ये लिंक ओपन किया है पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग वाला, इसमें यहाँ पे जो कॉपी का बटन दिख रहा है, कॉपी वेज वाला, उसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करके इसको मैं सबसे पहले डेस्टिनेशन डैशबोर्ड जो है वहां पे जाऊंगा। डेस्टिनेशन डैशबोर्ड में जाके ये जैसे टेस्ट पोर्टफोलियो वाला है उसमें मैं उसको डालूंगा और इसको मैं नाम चेंज कर दूंगा टेस्ट पोर्टफोलियो। आप इसको नाम दे सकते हैं आपका लाइव पोर्टफोलियो। ठीक है, ये देखे मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद में हो सकता है आपके पास में ये अभी मेरे पास में जितना बड़ा स्क्रीन दिख रहा है उतना ना दिखे, आपको बाय डिफॉल्ट इसका व्यू इतना ही दिखे। तो फिर क्या करना है कि इसको यहाँ पे एडिट लेआउट में जाना है। एडिट लेआउट में जाने के बाद में ये ऐसे ग्रे हो जाएगा, डिम हो जाएगा। यहाँ पे ये जो डॉट डॉट्स दिख रहे हैं 3 2 1 वाला लाइन, इसमें जाके यहाँ से इसको एक्सपांड कर लेना है। इंडस्ट्री के कॉलम तक आप इसको एक्सपांड कर लो और नीचे ये जो charting.com दिख रहा है वहां तक इसको एक्सपांड कर लो और उसके बाद में सेव लेआउट कर। फिर आपको इसमें क्या करना है, एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद में ये जो डिजाइन और कॉलम, पहले कॉलम वाला कॉलम का ये डिजाइन है, इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है आपको। जब तक आप इसमें डैशबोर्ड मॉनिटर करने में एक्सपर्ट नहीं होते तब तक इसको आपको छेड़ना नहीं है। यहाँ पे आपको जाना है फिल्टर्स में। फिल्टर्स में जाके मैंने जो लिस्ट शेयर किया है आपके साथ में, उसमें यहाँ पे निफ्टी 50 है। ठीक है। आप जैसे इसको ये निफ्टी 50 देख रहे हो, ये मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। यहाँ पे आप जाओगे एडिट में जाके, ये फिल्टर्स में जाओगे। फिल्टर्स में जाके यहाँ पे आपको ये निफ्टी 50 जहां दिख रहा है उसको चेंज करके, जैसे मेरा अभी मैं टेस्ट वाला ये यूज करूंगा वॉच लिस्ट।
तो सबसे नीचे यहाँ पे निफ्टी 500 के बाद में निफ्टी एंड निफ्टी बैंक निफ्टी, उसके बाद में आपको ये सारे आपके वॉच लिस्ट दिखेंगे। उसमें से प्रीमियम मेंबर अगर नहीं है तो आप कोई भी एक वॉच लिस्ट उसको सिलेक्ट कर सकोगे। और सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, ये वॉच लिस्ट में जाके ये वॉच लिस्ट को आपको डिफॉल्ट में सेट करना है। जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है डिफॉल्ट यस नो, उसको यस कर देना है। डिफॉल्ट अगर आप यस करोगे तो ही वो इधर डैशबोर्ड में क्लिक होगा। जैसे ये टेस्ट को मैंने कर दिया, मेरा प्रीमियम मेंबरशिप है इसलिए मैं 5 एट ए टाइम यूज कर सकता हूँ वॉच लिस्ट। सेव कर दिया, सेव करके मैंने इसको यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। टेस्ट पोर्टफोलियो, नीचे भी नाम चेंज कर दिया और इसको मैं कर दूंगा सबमिट। ठीक है, हम कहाँ गए थे, यहाँ एडिट में गए थे। वापिस एक बार देख लो, एडिट में जाके फिल्टर्स में गए थे, फिल्टर्स में जाके यहाँ पे निफ्टी 50 जो था उसके जगह पे हमने अपना वॉच लिस्ट जो हमको यहाँ पे पुल अप करना है वो ले लिया और बाद में सेव करके यहाँ पे नेम चेंज करके सबमिट कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा तो सबको आगे समझने में आसानी होगी। इसका पर्पस क्या है, हमको हमारा पोर्टफोलियो मॉनिटर करना है। अभी जैसे इसमें ये आ गए सारे शेयर्स के नाम पहले कॉलम में। सेकंड कॉलम में जो है, सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयरिंग चालू है ना? हाँ सर, स्क्रीन से एक सर एक था, आई थिंक आई मिस्ड अ स्टेप। आपने वो जो स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड किया उसके बाद क्या किया था? ये वॉच लिस्ट में मैंने शेयर ऐड किए, उसके बाद में ये वॉच लिस्ट को डिफॉल्ट वॉच लिस्ट पे सेट कर दिया, यस कर दिया डिफॉल्ट को, यस। ओके। ओके। फिर बाद में मैं एटलस में गया, यहाँ पे जो मेरा डैशबोर्ड नहीं क्रिएट सर, किया हुआ है। ये एटलस कहाँ पे, ये नहीं दिख रहा। आप ये होम में गए, यहाँ पे चार्ट इंक में, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला एटलस न्यू डैशबोर्ड हाँ जो ओके दिख ओके, रहा है। क्या न्यू डैशबोर्ड, यस यस यस, गॉट इट, गॉट इट। हाँ, ठीक है। ये एटलस न्यू ठीक है सर। डैशबोर्ड है। इसमें जाने का, इसमें जाने के बाद में ये आपके पास में जो आपने एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है, वो डैशबोर्ड यहाँ से क्रिएट डैशबोर्ड से फिर बाद में वो क्रिएट डैशबोर्ड को नाम आप दे सकते हो। और यहाँ पे आप इसको एडिट लेआउट से इसका नाम चेंज कर सकते हो। आपको नाम बदलना है, पहला नाम पसंद ओके। नहीं आया तो फिर बाद में इसको नाम आप चेंज कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट इतना व्यू दिख रहा है, इसको मैंने सेव कर दिया। वापस से मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, इसको मुझे बड़ा बनाना है। ये यहाँ से ड्रैग करके जो 3 डॉट्स ये जो दिख रहे हैं, 3 डॉट्स, यस। इसको ड्रैग करके मैंने इसको मैक्सिमाइज कर दिया। ये इंडस्ट्री कॉलम तक भी अगर मैक्सिमाइज हो गया तो सफिशियंट है, आगे के कॉलम फॉर द टाइम बिंग हमारे काम के नहीं है। फिर इसको मैं ओके। सेव कर दूंगा। ठीक है, सेव करके अगर ओके। आपको इसमें और कोई दूसरा वॉच लिस्ट ऐड करना है तो यहाँ पे आप एडिट में कर जाओगे। सकते हैं। आपके पास में 2-3 अगर वॉच लिस्ट अगर हो गए तो ये फिल्टर में जाओगे, एडिट में जाके फिल्टर्स में कॉलम्स में आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। और यहाँ पे ये टेस्ट के जगह मैं विष्णु भाई का वो वॉच लिस्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने सबमिट कर दिया यहाँ पे ये। फिर ऐसे आप यहाँ से देखोगे तो स्क्रॉल कर सकते हो, साइड में स्क्रॉल बार दिख रहा है और यहाँ पे माउस लाके आप ऐसे नीचे नीचे उसको ये करोगे स्क्रोलिंग बटन से, तो वो स्क्रॉल होते हुए नीचे चले जाएगा। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास में कितने भी स्टॉक रहने दो। ठीक है, इसको मैं पूरा एक्सपांड कर लिया। अभी इसको यूज कैसे करना है, फर्स्ट कॉलम हमारा सिंबल का है, सेकंड कॉलम में ये हमको दिखेगा। अरे कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे ये मार्क आया है। ये देखो, ये वापस से इधर गौरव, गौरव 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 गौरव, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करने वाला हूँ।
सर वो स्क्रीनशॉट नहीं, एक्चुअली इसमें ना कोई पेन का कुछ हो गया था, उसके वजह से वो आ रहा वो था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्विच इट ऑफ। ओके, ठीक है। सो अभी जैसे ये जो है, फर्स्ट कॉलम में आपके सिंबल्स दिखेंगे। गौरव भाई, आपके लिए बहुत बड़ा काम का चीज है ये जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी होल्डिंग बहुत लंबी है इसलिए। यस, यस। ठीक है। और फिर सेकंड कॉलम में आपका आ जाएगा उसका मार्केट कैप क्या है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, वो। थर्ड कॉलम में करंट मार्केट प्राइस आ जाएगा। फोर्थ कॉलम में फॉर द डे का चेंज परसेंटेज आ जाएगा। ये कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। ये हम इन जनरल यूज करते हैं, इन जनरल स्टॉप लॉस के लिए। इसके नीचे अगर स्टॉप निकल गया तो वहां पे हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं अपना, वहां से हम एग्जिट मार देते हैं। 9 SMA ये हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करेंगे जनरली। तो जैसे स्टॉक हम लेने के बाद में 30-40% वो अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसके बाद में उसको हम 9 SMA से ट्रेल करेंगे। 9 SMA अगर वो ब्रेक करता है तो वहां पे हम उसका पार्शियल प्रॉफिट बुक कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली 50% क्वांटिटी उसमें से बुक कर देंगे। और जब वो फिर 20 SMA भी अगर तोड़ रहा है तो वो स्टॉक अपने जो स्ट्रेंथ उसको मिली थी वो तोड़ दे रहा है, वो स्ट्रेंथ से बाहर आ जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हम उसको पूरी तरह से प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। ये MRSI, ये है मंथली RSI, ये है डेली RSI। अगर मंथली RSI 60 के 55 के ऊपर है और डेली RSI कम अगर है तो मंथली वाला डेली RSI को अपनी तरफ खींचेगा। मंथली RSI जैसे इसमें 48 का है पर डेली RSI 67 है, तो ये डेली RSI को मंथली वाला अपनी तरफ खींचेगा। मंथली RSI को बोलते हैं ग्रैंडफादर, वीकली RSI को बोलते हैं फादर, और डेली RSI को बोलते हैं चाइल्ड। तो बच्चा अगर इधर उधर कहीं भागने लगता है तो उसके बुजुर्ग उसको खींच के अपने पास में ला लेते हैं। उसी तरह से ये RSI काम करता है। ठीक है। तो उसके बाद का ये कॉलम है वॉल्यूम का। ये RSI हमको इसलिए देखना है, डेली RSI अगर 48 के, जब ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा उसके बाद में डेली RSI अगर 48 के नीचे निकल जा रहा है तो वो स्टॉक नीचे कितना जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे यहाँ पे अभी ITC का मैं देख रहा हूँ, ITC का डेली RSI 48 हो गया मगर मंथली RSI उसको सपोर्ट में है। ITC का चार्ट अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे डिफॉल्ट सेटिंग लगाए हुए हैं, 1 ईयर का चार्ट, डेली कैंडलस्टिक, RSI यहाँ पे, और इधर RSI प्लस MACD, यहाँ पे अपर लेयर्स में बोलिंजर बैंड, और इधर वॉल्यूम ओवरलैपिंग ऑन मैप, और मूविंग एवरेज प्राइसेस 7, 20, 50 और 200 वाला। ये 89 वाला जनरली मैं यूज नहीं करता हूँ, वो अमित भाई का है वो 89। ठीक है। 7, 20, 50, 200, ये अगर लगा दिया स्टॉक, अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 मूविंग एवरेज को हम बोलते हैं बिग डैडी सपोर्ट, उसके ऊपर अगर चल रहा है तो बहुत अच्छा। फिर 50 डे मूविंग एवरेज जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, मैं फॉर द टाइम बिंग इसमें से अपर बोलिंजर बैंड हटा देता हूँ और 20 वाला 7 वाला भी हटा देता हूँ तो 50 वाला आराम से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। यहाँ पे ये जो कन्फ्लुएंस हुआ था 50 डेली मूविंग एवरेज और 200 डे डेली मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज 200 के पास में आके जब वापस ऊपर उठ गया तो यहाँ से प्राइस एकदम अच्छा चलने लगा। और अगर ये स्टॉक का हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज को ये जनरली नहीं तोड़ रहा है डेली चार्ट पे। और जैसे ही यहाँ पे इसने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा है तो उसके बाद में अभी उसको वो रेजिस्टेंस बोल के काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई एग्जिट मार लेता ये 3 रेड कैंडल के बाद में, 3-4 रेड कैंडल के बाद में, तो अपना पैसा ये करीब करीब 18-20
18 से 20 नवंबर के बीच में, 18 से 22 नवंबर के बीच में वहां पे एग्जिट मार के अभी तक दूसरी जगह पे पैसा अपना डाल के उस पे और प्रॉफिट कमा सकता था। पर अगर लंबी टाइम से होल्ड कर रहे हो तो भी जैसे ये 50 डे मूविंग एवरेज डाउन तोड़ दे रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी, तो उसमें से बाहर आ जाना है। अगर कोई हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो 20 डे मूविंग एवरेज को अगर वो जहाँ पे तोड़ दे रहा है, जैसे इसने यहाँ पे 20 डे को तोड़ दिया, ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाता था। ठीक है, अगर मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहता तो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को 50 डे मूविंग एवरेज पे बुक करके मैं बाहर आ जाता। अगर मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और अगर मैं यहाँ पे उसमें घुसा हूं, ये कॉन्फ्लुएंस में मैं उसमें अंदर अगर घुसा हूं सपोज, कौन? हाँ, बोला। कौन है भाई, किसका आवाज बोला। आ रहा है? थोड़ा म्यूट करोगे अपने आप को? सर एक कॉन्फ्लुएंस वाला जरा फिर से समझाएंगे, 50 और 200 का कॉन्फ्लुएंस जो बता रहे थे। कॉन्फ्लुएंस का मतलब संगम होता है, दो मूविंग एवरेजेस नजीक आना, या और क्रॉसओवर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ उसको तोड़ रहा, ब्रेक कर रहा है। कॉन्फ्लुएंस मतलब ये नजीक नजीक आके फिर बाद में दूर दूर जा रही है। ठीक है, आप उसका डिक्शनरी मीनिंग चेक कर लेना। कॉन्फ्लुएंस मतलब नदियों का कॉन्फ्लुएंस, मतलब नदियों का संगम जैसे होता है वैसे ये लाइनें आसपास आई और वापस दूर दूर निकल चुकी है। यहाँ नहीं पे वो ठीक अगर है। अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस डाउन कर देता, सॉरी ये अभी 20 डे है, 20 डे 7 डे, 7 डे ने 20 डे को यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, और यहाँ पे अगर हम 50 डे का भी मूविंग एवरेज लगाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सारे मूविंग एवरेज का कन्फ्लुएंस हो गया था। कॉन्फ्लुएंस मतलब एक दूसरे के नजदीक आना, और वो कॉन्फ्लुएंस को तोड़ के जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो वो स्टॉक में एक अच्छा स्ट्रेंथ आ जाता है। ठीक है, तो वैसे जो भी अगर हमको कोई स्टॉक मिले और उसके फंडामेंटल ठीक ठाक भी रहे तो उसमें एक बार का चढ़ जाना है, और फिर बाद में वो जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा ना, उसमें से बाहर निकल जाओ, प्रॉफिट बनेगा। ढूंढना मुश्किल है, उसके लिए आपको या तो स्कैनर बनाना पड़ेगा या चार्ट रेगुलर देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से ये जो कॉन्फ्लुएंस कॉन्फ्लुएंस देखते हैं वो 50 डे और 200 डे का देखते हैं। 50 डे 200 डे 20 डे। ठीक है, ठीक। ओके। तो यहाँ पे ये सारा सबका कॉन्फ्लुएंस बना था, उसके बाद में ये स्टॉक ऊपर जाने लगा था। अगर मैं सपोज मैं मोमेंटम प्लेयर अगर हूँ तो मैं यहाँ पे 7 की जगह पे मैं लगा लूंगा 9 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज में 50 और 200 को देखूंगा भी नहीं अभी। ठीक है, सो जैसे ही स्टॉक ने 9 डे मूविंग एवरेज ये कैंडल पे ब्रेक किया, मैं यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और 20 डे मूविंग एवरेज को जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, मैं एक बार का इसमें से बाहर हो जाऊंगा। वापिस यहाँ पे मुझे एंट्री मिल रही है, प्राइस जब 20 डे को क्रॉस ओवर करके जा रहा है, यहाँ पे मैं एंट्री ले लूंगा। यहाँ पे वापस 7 डे 9 डे को जब वो ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और यहाँ पे 20 डे को जब ब्रेक कर रहा है वहां पे मैं फुल प्रॉफिट बुक कर लूंगा। वापिस ये जब प्राइस यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मैं वापिस एंट्री ले लूंगा, इतने दिन में इसमें एंट्री नहीं लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस एंट्री ले लूंगा और यहाँ पे स्टॉक में चढ़ जाऊंगा, और जब ये 7 डे को यहाँ पे इसने डेली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक किया है, यहाँ पे मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूंगा। 20 डे को यहाँ पे उसने ब्रेक किया है, यहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक कर लूंगा। वापिस यहाँ पे 20 डे को जैसे उसने क्रॉस किया, मैं यहाँ पे अंदर चले जाऊंगा, और 9 डे को जैसे उसने क्रॉस डाउन किया है, यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट और
क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे इसने 20 डे मूविंग एवरेज को भी किया है क्रॉस डाउन, यहाँ पे मैं वापस से फुल प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो 1 2 3 4 बार मैं उसमें अंदर बाहर हो चुका हूँ, और इसको करीब करीब मैं, मेरी ये थ्योरी के हिसाब से 225 के आसपास से लेके 300 345 342 के लेवल तक मैंने इसको राइड किया हुआ, ऐसा इसको मान सकते हैं। तो इस पे से हमको ये देखना है कि अगर मेरा प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ रहा है और मेरा होल्डिंग जो है वो होल्डिंग अगर शॉर्ट टर्म होल्डिंग अगर है, तो मैं उसमें से बाहर निकल जाऊंगा। मेरा होल्डिंग अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग है और वो अगर 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस डाउन कर रहा है, तो मैं उसमें से बाहर निकल जाऊंगा। अभी इस केस में मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं एक लॉन्ग टर्म होल्डर हूँ और ना बहुत नीचे से मैंने ये स्टॉक को पिक किया था और 50 डे का मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसमें से 50 डे डीलिंग क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करने के बाद मैं एक बार बाहर हो जाऊंगा, और फिर बाद में जैसे इसने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे वापस इसमें एंट्री लेके बैठ जाऊंगा, और यहाँ पे जब वापस ये 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस डाउन कर रहा है, मैं यहाँ पे इसमें से बाहर हो जाऊंगा। पर ऐसे एंट्रीज के लिए हमारे पास में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए। ठीक है, तो अभी हम हमारे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं वापस। नॉर्मल रूल क्या है हमारे सिस्टम का? 9 डे सिंपल मूविंग एवरेज अगर वो ब्रेक कर रहा है, तो वहां पे हम हमारे सिस्टम के हिसाब से पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, शॉर्ट टर्म अगर है तो। और 20 डे मूविंग एवरेज को अगर ब्रेक कर रहा है, तो हम अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हमने पिक किया है, तो वहां पे फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर हमने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर उसको लिया है, तो हम हमारा 50 डे मूविंग एवरेज जब वो ब्रेक करेगा, उस समय उसमें से पार्शियल या फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर हमारा व्यू 5 से 8 साल का अगर है सपोज किसी शेयर में, तो 50 डे मूविंग एवरेज जब वो ब्रेक करेगा उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, और मंथली 12 मंथ का सिंपल मूविंग एवरेज वो जब ब्रेक करेगा, तो उसमें से फुल्ली एग्जिट कर लेंगे। तो ये टेबल में उसका साथ में ये आ जाएगा, वो स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई क्या बनाया, 52 वीक लो क्या बनाया। इस पे से भी हमको एक अंदाजा आ जाएगा 52 वीक हाई यहाँ पे है और मेरा स्टॉक की करंट वैल्यू ये है, तो स्टॉक अभी मेरा नियर अबाउट 52 वीक के हाई चल रहा है, तो मैं इसको राइड करते रहूंगा। ये न्यू जेन जो है ये अभी 397 के पास में है, 52 हाई इसका 614 था, तो इसके नियर अबाउट 35% वो नीचे है, 614 to 400 मतलब। और 300 से 400 गया, वो 52 वीक लो जो था उसका 300, सो 300 to 400 वो गया, इसका मतलब 1/3 वो ऊपर चढ़ चुका है, यानी स्टॉक अब थोड़ी स्ट्रेंथ बता रहा है। तो मैं इसमें एक प्रॉपर सेटअप पे एंट्री ले सकता हूँ। यहाँ पे इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है वो है ये कॉलम में, जो हमारे लिए उतने काम का नहीं है, और ये वो कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वो दिया हुआ है। तो ये एक हमारे जनरल गाइडेंस के लिए ये टेबल है, और इस हिसाब से हमको हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करना है। मार्केट में हम पैसा लगा के, पैसा थोड़ा बहुत क्यों ना हो, हम पैसा कमाने के लिए आए हैं। हमको मार्केट को पैसा देके मूर्ख नहीं बनना है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, मार्केट बहुत रिस्की है। मार्केट में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। हम है रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर के पास में बहुत ज्यादा फंड नहीं होता है, जो कई सारे फंड मैनेजर को एम्प्लॉय करके अपना पैसा बड़ा बना सके। तो हमको विजिलेंट रहना है, हमको हमारे स्टॉप लॉस प्रॉपर फॉलो करने हैं। जैसे कि मैं हर बार ये बोलते रहता हूँ, जब भी मैं कोई एंट्री ले रहा हूँ, तो उस समय सबसे पहले मुझे मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए।
वो स्टॉप लॉस के साथ में मैं एंट्री लूंगा। अगर मुझे स्टॉप लॉस नहीं पता तो मैं उसमें एंट्री ना लूं। पहला स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वो एंट्री से जो हमने नजीक का जो सपोर्ट है, 10% हो सकता है, 12% हो सकता है, 7% हो सकता है, 5% हो सकता है, वो पहला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। फिर बाद में अगर सपोज हमारा स्टॉप लॉस 5% का है, वो स्टॉक अगर 5% ऊपर की तरफ बढ़ चुका है हमारे एंट्री से, तो मैं वो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा कॉस्ट पे। अगर 10% का स्टॉप लॉस है और वो स्टॉक अगर एंट्री से 10% ऊपर बढ़ गया, तो मैं वो स्टॉप लॉस को बाइंग कॉस्ट -10% के जगह पे बाइंग कॉस्ट पे मैं अपने कॉस्ट पे वो स्टॉप लॉस को लेके आ जाऊंगा। फिर स्टॉक जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा उस हिसाब से हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। कभी कभी मार्केट सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि मार्केट ना ऊपर बढ़ रहा है ना नीचे बढ़ रहा है, और नीचे के जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। मार्केट, ब्रॉडर मार्केट अपना एक अच्छा खासा सपोर्ट तोड़ दे रहा है। तो उस समय पे जो हमारा शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है उसमें से कुछ प्रॉफिट बुक करके लेके आना, या सपोज वो हमारे बाइंग कॉस्ट से ऊपर नहीं गया है तो वहां पे थोड़ा, और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है, तो जो भी स्टॉप उसमें लॉस हो रहा है 2%, 3%, 5%, वो लॉस बुक करके बाहर निकल जाना समझदारी की निशानी है। क्योंकि मार्केट जब वापस ट्रेंडिंग में आएगा उस समय हम वापस उसमें एंट्री करके पैसा कमा सकते हैं। पर अगर मार्केट नीचे गिरने लग गया, कहाँ तक गिरेगा पता नहीं, और मिड कैप, स्मॉल कैप और इंडिविजुअल स्टॉक जो भी है वो कितना टूटेगा उसका भरोसा नहीं रहता। क्योंकि वहां पे फिर सब लोग सेलिंग 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 में आ जाते हैं। होप सो मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसके आपने नोट्स ले लिए होंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। 4 मिनट बचे हैं, मैं स्क्रीन शेयरिंग अभी स्टॉप करता हूँ, और किसी के कोई क्वेश्चन है तो हम अभी क्वेश्चन ले लेते हैं 4 मिनट के लिए। यस, किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें और माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें। उनकी वीडियो भी नहीं जा रही। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। क्योंकि कुछ एक दो मेंबर अपने ग्रुप के कलीग्स हैं जिन्होंने बोला है कि वो